शरद जी, ये जो पंचायत के चुनाव के नतीजे आए हैं, ये नतीजे मोटे तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी लगभग 10-20 सीटों के अंतर से बराबरी पर हैं। बसपा नंबर 2 पे है और वैसे देखा जाए तो निर्दलीय नंबर 1 पे है। सबसे ज्यादा संख्या निर्दलीयों की है। बहुत सारे छोटे राजनीतिक दल भी अपनी जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब हुए हैं और जिनमें राष्ट्रीय लोकदल भी है और सुसभा जो है वो भी है। इस तरह की छोटी पार्टियां भी हैं। अब एक स्टेज तो पूरी हो गई, नतीजे आ गए। अब जो अगली स्टेज है, यानी कि जो इन चुनाव का सबसे बड़ा आउटकम होना है, वो जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव, और उसके लिए जो मतदाता हैं वो एक तरह से चुन लिए गए। और हमने पिछले चुनाव में हमेशा ये देखा कि जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त होती है। हालांकि इस बार जो सामान्य पंचायत के चुनाव हुए हैं उसमें कोरोना की वजह से और जो प्रतिबंध थे कोरोना की वजह से, उस वजह से बहुत तरह से जो उम्मीदवार चीजों को बांटते थे, पैसा, शराब और इस तरह की चीजें जो बांटते थे, उस पर काफी अंकुश लगा, रोक लगी। उसके बावजूद कई लोग शराब की वजह से मरे, कई लोग जहरीले लड्डू और इस तरह की चीजों से भी मरे हैं। लेकिन फिर भी उस चुनाव में धन बल का इस्तेमाल शायद इतना ज्यादा नहीं हुआ जितना इससे पहले इन चुनाव में होता था। लेकिन अब जो असली प्रतिष्ठा का पद है जिला पंचायत अध्यक्ष का, उसके लिए जो चुनाव होने हैं उसमें निश्चित तौर पर धन का इस्तेमाल होगा, राजनीतिक प्रलोभनों का इस्तेमाल होगा, और इसमें निर्दलीय की जो संख्या है वो बहुत सारे जिलों में वो निर्णायक होगी। आगे जो जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव होंगे उसमें खरीद फरोख्त होती रही है और आगे भी। और चूंकि इंडिपेंडेंस ज्यादा है, देखिए वैसे भी पार्टी से भी लोगों को ज्यादा लगाव नहीं होता है जब पैसा सामने आ जाता है, और पैसे के लिए जब बड़े बड़े नेता बिकते हैं तो एक मामूली पंचायत सदस्य से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो मोरालिटी देखेगा। तो ये फैक्टर आज की डेट में, जब ये जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, ये लोग करेंगे जो आप अभी इलेक्ट हुए, तो पैसे के बल पे बीजेपी करा लेगी। देखिए बीजेपी जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके पास पैसे का अभाव नहीं होता। ऑक्सीजन का अभाव हो जाए लेकिन पैसा क्योंकि नाजायज बहुत मौजूद रहता है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होती है उसके पास इफरात में पैसा होता है और बिकने वालों की कोई कमी नहीं होती। तो ये मान के चलिए, लेकिन जब आगे चल के वक्त आएगा, आज की डेट में मैं मानता हूं कि वो पैसे के बल पे बीजेपी ले जाए, लेकिन फिर जब क्या आएगा विधानसभा चुनाव जब आता है, तो एक तो ये कि जिसके घर में कोई खत्म हुआ है इन कारणों से, कोविड के मिसमैनेजमेंट से, वो नहीं माफ करेगा। और दूसरा एक चीज और भी है, ये जो फार्म लॉस, चाहे आप वेस्टर्न यूपी की बात करिए गोविंद, लेकिन किसानों का इससे मुझे लगता है कि पूरे पूर्वांचल में भी, पूर्वांचल में क्योंकि छोटा किसान है, उसके पास वो पावर जिस तरीके की जो होती है नंबर्स की, वो नहीं है और कमजोर है वो। इसलिए मुमकिन है कि उसने आवाज उस तरीके से नहीं उठाई, वो सड़क पे आंदोलन करने नहीं आ पाया, तमाम फैक्टर्स थे। लेकिन इसमें वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उसका जो अंदर से भाजपा के खिलाफ जो एक जहनियत बढ़ जाती है ना कि अब इन्होंने किसानों का हित के खिलाफ कुछ किया है, वो मुझे लगता है उसका असर है और ये बना रह सकता है अगले चुनाव तक। पंचायती चुनाव में तो जिस तरह से पंचायत के जो चुनाव हैं उनको देश में जो पंचायत के स्तर पर, यानी कि गांव के स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना का पहला कदम या पहली सीढ़ी के तौर पर माना जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो पहली सीढ़ी ही बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्ट है। वहां पर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती हैं और धनतंत्र और जाति तंत्र और बल तंत्र ये तमाम वहां काम करते हैं। लेकिन अगर इन चुनावों के नतीजों को हम थोड़ा दूसरी तरह से देखें तो समाजवादी पार्टी इन चुनावों में एक काफी मजबूत पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है। समाजवादी पार्टी ने अपने को न सिर्फ, हालांकि अखिलेश यादव ने पिछले 4 साढ़े 4 साल में अपने को एक
निष्क्रिय विपक्ष के नेता के तौर पर जनता के बीच रखा है। अपनी पार्टी के लोगों के बीच में भी वो बहुत सक्रिय नहीं है। उनके विधायकों की शिकायत रहती है कि उनसे मिलने तक का उनको मौका नहीं मिलता, और एक तरह से वो बंद कमरे की राजनीति पर ज्यादा यकीन करते हैं और सोशल मीडिया की राजनीति पर ज्यादा यकीन करते दिखते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं इन पंचायती चुनाव में, उसमें समाजवादी पार्टी बीजेपी को सबसे बड़ी टक्कर देती हुई पार्टी दिखाई दी है, पार्टी की बात करें। और बहुत उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में उसने अपना असर दिखाया है। ज्यादा सीटें बीजेपी से, कई जगह तो 3 गुनी सीटें उसने ज्यादा बीजेपी से जीती है, 4 गुनी सीटें तक जीती है। तो क्या माना जाए कि क्या ये चुनाव अखिलेश यादव को अब एक नई तरह की राजनीति करने के लिए प्रेरित करेंगे? क्या ये माना जाए, क्या इन चुनावों से अखिलेश यादव में किसी तरह का उनकी राजनीति में, उनकी शैली में किसी तरह का जमीनी बदलाव आएगा, या जिस तरह से वो अभी 4-4.5 साल तक सिर्फ लहरें गिनते हुए दिखाई दिए हैं और इस उम्मीद में राजनीति करते हुए दिखाई दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में हर 5 साल बाद बदलाव का हाल के वर्षों में सिलसिला चल रहा है, और इसलिए अगली बार सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते मौका उनके हाथ आया है, वो इसी भरोसे बैठकर अपनी राजनीति करेंगे। शरद जी, आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल, आपने, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के लिए ये मौका है। उनको ये अगर सोच के चले कि ये संजीवनी मिल रही है उन्हें, और ये अगर एहसास उन्हें हो गया, और मुझे लगता है कि समय आ गया है कि इस तरीके की, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सक्सेस हासिल करी है इस पूरे चुनाव में, इसका असर होना चाहिए। कितना भी आदमी निष्क्रिय हो गया हो, लेकिन अगर ऐसा एक मौका मिलता है तो समझदार व्यक्ति, समझदार नेता वो गवाएगा नहीं इसे। और ये बहुत बड़ा टेस्ट है अखिलेश यादव की क्षमता पे, अब बहुत बड़ा टेस्ट है अखिलेश यादव के अंदर में जो लीडरशिप की जो बात है वो दिखाने का। ये मौका है जगाने का। अब आज उनके पिताजी किसी भी तरीके से पार्टी में कोई एक्टिव रोल नहीं, किसी तरीके का रोल नहीं प्ले कर पा रहे, तो ये मौका, और अकेले इस वक्त अखिलेश यादव को प्रूव करना है, और इससे अच्छा इन्हें मौका नहीं मिल सकता। और मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव वैसे बहुत डल रहे हैं, कहीं दिखे नहीं है एक्टिव ग्राउंड पे, लेकिन सोशल मीडिया पे उसमें लगता है वो काफी समय गुजारते हैं। और अभी एक किसी ने कंपैरिजन ड्रॉ किया था, तो जितने ट्वीट्स करते हैं, कंपैरिजन किया था उनमें और मुख्यमंत्री में, तो जितना उसका पॉजिटिव रिस्पांस अखिलेश यादव को मिल रहा है वो कहीं ज्यादा है योगी आदित्यनाथ से। उससे लगता है कि उनका जो सोशल मीडिया पे जो एक्टिव हुए हैं तो उसका असर हो रहा है। और आजकल सोशल मीडिया, जब सोच लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति टीम जोक रखी है सोशल मीडिया के लिए, बहुत बड़ा तंत्र है सोशल मीडिया का जो सूचना विभाग चलाता है, तो उसका जाहिर है कि असर तो होता ही होगा। और ये अखिलेश यादव अगर इससे लग गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि कोई पार्टी आए और जो है इस तरीके का जो रूलिंग पार्टी है उसको टक्कर दे। चुनौती है अखिलेश यादव के लिए, और इस चुनौती में अखिलेश यादव जो है उभर सकते हैं, बशर्ते वो वाकई में इसको एक ये लेकर के चलें कि हाँ, हमें जो है पार्टी को और पार्टी खड़ा करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और अभी से अगर जाग गए और जमीन पे भी उतर आए तो वाकई में बीजेपी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक बसपा का सवाल है, सबको मालूम है कि बसपा मायावती ने जो हथियार धर दिए है बीजेपी लीडरशिप नरेंद्र मोदी के सामने, चाहे कोई भी वजह हो। लोग कहते हैं ईडी और सीबीआई और जो तमाम दौलत है उसको लेकर के, और शायद यही वजह मानी जाती थी कि अखिलेश यादव भी सहमे हुए हैं। लेकिन अब अगर नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे, क्योंकि 3 ही ऑपोजिशन पार्टीज हैं, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस।
कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं रखी जाती, क्योंकि कांग्रेस ने अपने आप को खुद इतना खत्म कर लिया है, परिवार के चक्कर में पार्टी खत्म हो चुकी है। वरना कांग्रेस के लिए भी बड़ा अच्छा मौका था यहाँ पे से फिर से उठने का, लेकिन उधर से कोई उस दिशा में कोई कार्रवाई लगती नहीं है, कहीं से कोई बिल्कुल डेड गवर्नमेंट और नींद में पूरी पड़ी हुई है। तो अखिलेश यादव इस टाइम एक्टिव हो गए और तो वाकई में चुनौती दे पाएंगे योगी आदित्यनाथ को और नरेंद्र मोदी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मिलता है। अब ये अखिलेश यादव अगर एक्टिव हो पाए तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में विपक्ष कहीं दिखाई देगा और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए किसी तरह की चुनौती भी उससे बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन यंग है, देखिए अखिलेश यादव यंग हैं और उनमें पोटेंशियल है। अब उस पोटेंशियल को वो कितना स्वयं इस्तेमाल करते हैं इस पे बहुत डिपेंड करेगा। उनको कुछ अपने जो वो प्रॉब्लम इस बीच में, गोविंद मैं सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया, लेकिन मैं इसलिए बहुत जरूरी है उनको इस बात का एहसास होना कि ये चाटुकारों से घिरने के बजाय समझ करके समझदारी से काम लें तो बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि उनमें बड़ी उम्मीदों के साथ कुर्सी पे बैठाला था और एज मुख्यमंत्री उन्होंने कई विकास के जो काम किए वो बरसों में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किए, लेकिन फिर भी वो उनकी पार्टी का ये जो दशा बनी हुई वो उसका भी फायदा इसका वो उठा सकते थे और राइटफुली उन्हें मिलना चाहिए था उसका। तो इसलिए पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितना इस्तेमाल कर पाते हैं, ये समय बताए। अखिलेश यादव की बात आपने की, लेकिन इन चुनावों ने बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती पैदा की है और यहाँ के बाद बीजेपी को अगर उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन को बरकरार रखना है तो बीजेपी को क्या करने की जरूरत है? मुझे लगता है बीजेपी को भी अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। यहां तक यूपी का सवाल है, देखिए यूपी में जो उनको एकदम से बूस्ट मिला वो सारा था धर्म की राजनीति पे, मंदिर के नाम पे, और जिस तरीके से उन्होंने खुल करके ये डिवाइड एंड रूल वाला जो कम्युनल डिवाइड क्रिएट किया उससे उन्हें सक्सेस मिलती गई और उन्होंने सारी अपनी शक्ति उसी में झोंक दी। लेकिन देखिए इस देश की जनता जो है वो कितना भी वो एक राउंड हो गया, जोश में डाल दिया, बंद कर दिया वोट, लेकिन अंदर से इस देश के जो लोग हैं, भारतीयता जो है वो धर्म के नाम पे नफरत से इंप्रेस नहीं होती। बंगाल में भी यही देखिए दिखा दिया, बंगाल में इन्होंने क्या नहीं किया कम्युनल डिवाइड के लिए। लेकिन अब अगर बीजेपी इससे चेत जाती है कि बंगाल में रिजल्ट हुआ और पंचायत चुनाव जहां सबने सोच ही लिया था कि बीजेपी स्वीप कर जाएगी, वहां पे नहीं कर पाया, तो बीजेपी को मुझे लगता है फिर से वापस जो है और इश्यूज पे आना पड़ेगा और मुद्दे रेज करने पड़ेंगे और केवल मंदिर या धर्म के नाम पे वो नहीं आगे बढ़ पाएंगे। और कुछ एक और चीज मुझे लगता है जरूरी है जो कि दिख रहा है कहीं कहीं कि एक धारणा बन गई है, आम धारणा, कि उत्तर प्रदेश में सवर्ण जाति में भी, सवर्णों में भी राजपूतों का ज्यादा वर्चस्व हो गया है, दूसरे लोग निग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो मेरा ख्याल अब तो आक्रोश हो गया है वो है ओबीसीज में, पिछड़ी जातियों में। उन्हें लगता है, क्योंकि शुरू में भी जब मुख्यमंत्री बनने की बात थी तो केशव मौर्य जो कि उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, उनका क्लेम ये था कि उन्होंने क्योंकि इतना काम किया है और वो एक ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उनको मौका मिलेगा मुख्यमंत्री का। वो बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ जिन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा रहा था, जिनका कोई कैंपेन में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, उनको लाके बनाया गया क्योंकि पार्टी को लगता था कि हिंदुत्व को बढ़ावा देकर के ही पार्टी आगे बढ़ सकती है। तो ये फैक्टर जो है अब इन्हें सोचना पड़ेगा उन जातियों के लिए जहां नाराजगी भी है और देखा भी गया है तमाम
एमएलएज हैं जो ये बात खुल के भी कहते हैं। केशव मौर्य के समर्थन में बहुत एक उनकी जो ओबीसी कम्युनिटीज के जो एमएलएज हैं वो काफी सपोर्ट में रहते हैं। तो ये जो मामला है, बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि अपनी आगे की राजनीति जो है वो पुराने रास्ते पे ही चलेगी या नए रास्ता लेना पड़ेगा उसे। मुझे लगता है उसके लिए जरूरी है कि एक नई पूरे एक नए तरीके से रीओरिएंट करके अपने आप को मैदान में उतारे। बहुत खेदजनक स्थिति है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमें अपने लोकतंत्र में, चुनाव में, पदों के लिए, मुख्यमंत्री के पद के लिए हमें जाति की बात करनी पड़ती है, समुदाय के विशेष की बात करनी पड़ती है। ये बहुत खेदजनक स्थिति है हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी लोकतंत्र की सेहत के लिए। लेकिन अब जैसे कि पंचायत के चुनाव के नतीजे पूरी तरह से आ गए हैं और अब कई 100 लोगों की जो चुनाव की ड्यूटी में उनकी मौत इस चुनाव के दौरान हुई। बहुत सारे उम्मीदवारों की मौत हुई। गांव-गांव तक इस चुनाव की वजह से कोरोना का प्रसार हुआ। तो अब कम से कम जब ये चुनाव खत्म हो गया है, इतनी बलियां लेने के बाद, इतनी परेशानियां पैदा करने के बाद, तो अब भविष्य की राजनीति बीजेपी भले ही कुछ करे, लेकिन उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार से ये उम्मीद तो उत्तर प्रदेश की जनता करती है कि वो कम से कम अब अपना पूरा ध्यान गवर्नेंस की तरफ लगाए, पूरा ध्यान लोगों की सेहत को ठीक करने की तरफ लगाए और चुनाव की जो बात है उसको भूलकर, चुनाव के नतीजों की कड़वाहट को भूलकर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जिस मकसद से जनता ने उसको चुना है उसके लिए पूरी तरह से काम करे। इसी उम्मीद के साथ हम आपकी बात को आज यहीं समाप्त करते हैं।